Good afternoon, everyone. तो कैसे हो बच्चों? क्लास हुई मॉर्निंग में सबकी? ओके, चलिए ठीक है। ओके, सो ये केमिस्ट्री क्लास है। वो तो आपने देख ही लिया होगा शेड्यूल में। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, देखिए पहले हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं रिलेटेड टू आवर एग्जाम। तो आपके एग्जाम लाइक जेई या नीट की अगर हम बात करें, जिसकी प्रिपरेशन के लिए आप आए हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में एग्जाम कैसा होगा, कितने मार्क्स का होगा, ये सारी चीजें तो आपको बता ही दी होंगी सर ने मॉर्निंग क्लासेस में। तो केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। सो रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री अगर हम देखें तो हमें मेनली हमारे पास केमिस्ट्री के तीन पार्ट्स हैं। वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो बच्चों, बेसिकली हमारे पास केमिस्ट्री के तीन पार्ट्स में केमिस्ट्री डिवाइडेड है ओवरऑल। और इन तीनों पार्ट से ही हमारे पास जो चैप्टर्स है ऑलमोस्ट उसी रेशियो में आप रख सकते हैं, या फिर जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो भी सेम रेशियो में ही रहने वाले हैं। लाइक अगर हम नीट की बात करें तो नीट में हमारे पास जो 45 क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी हमारे पास इन तीनों का रेशियो ऐसे ही रहने वाला है 15-15। मतलब एक दो क्वेश्चन इधर इधर हो गया, किसी का 16 हो गया, या किसी में से मान लो फिजिकल केमिस्ट्री से 17 क्वेश्चन आ गए तो इनऑर्गेनिक से 13 आ गए, तो एक दो क्वेश्चन का रेशियो इधर उधर चलता है, बट ओवरऑल आप ये मान के चल सकते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल रेशियो में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। सिमिलरली अगर हम मेंस के रिस्पेक्ट में बात कर लें तो मेंस में हमारे पास 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन, उसमें भी आप 8-8-9 का रेशियो आप रख सकते हैं। तो ये रेशियो रहेगा इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जिनको मेंस का एग्जाम देना है, और नीट को जिनको नीट का एग्जाम देना है हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी यही रेशियो रहने वाला है तीनों सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अब तीनों सब्जेक्ट में अगर हम बात करें, जैसे देखिए फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले चैप्टर्स होते हैं, जहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल फार्मूला, वो सारी चीजें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी आपके कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड है। जैसे आपने ट्वेल्थ अपनी 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा ना, 10th क्लास में एक चैप्टर आपका जो होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। 10th क्लास में चैप्टर था सबका केमिस्ट्री से रिलेटेड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो वो चैप्टर इसमें आएगा। तो वो चैप्टर उसमें आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ा है आपने, और उसमें डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स पढ़े हैं आपने, कार्बन के डिफरेंट फॉर्म पढ़े थे, एलोट्रॉपिक फॉर्म लाइक डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन, कोक, चारकोल, ये सारी चीजें। तो वो सब बेसिक, एकदम बेसिक दे रखा है। अब वो एक चैप्टर में खत्म हो गया, अभी ये पूरा एक पार्ट बन जाएगा केमिस्ट्री का, और उसमें कई चैप्टर्स आने वाले हैं। सिमिलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अब वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो चैप्टर है वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाला है। तो वो चैप्टर आप यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं, और पीरियोडिक प्रॉपर्टी के साथ भी और भी डिफरेंट चैप्टर्स जो होंगे वो सारे चैप्टर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाले हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास टोटल तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है केमिस्ट्री। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें ये नीट नीट जैसे ये 45 क्वेश्चंस है, मेंस हमारे पास 25 क्वेश्चंस है, जहाँ नीट में तो सारे के सारे क्वेश्चन सिंगल करेक्ट होंगे। अगर मेंस की बात करें तो हमारे पास 20 क्वेश्चन जो कि सिंगल करेक्ट होंगे,
ऑल आर सिंगल करेक्ट SCQs, सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस। और इसमें अगर 25 क्वेश्चंस की बात करें तो 20 आर SCQs, सिंगल करेक्ट, एंड 5 क्वेश्चंस आर इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होंगे मतलब वहां पे आपको इंटीजर्स के फॉर्म में आंसर देना होता है, लाइक नॉर्मल इंटीजर्स जो 2, 3, 4 ऐसा दिखाते हैं, हालांकि वो डेसिमल में भी हो सकता है और बाकी उसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर वो 1 से कम है तो उसके फॉर्म, बट वो सब तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, उसकी बात नहीं। तो पेपर के पैटर्न की हम बात कर रहे हैं अगर, तो पेपर के पैटर्न में जहाँ पे इंजीनियरिंग में सारे के सारे क्वेश्चन सिंगल करेक्ट होंगे, नीट में, मेंस में आपके पास क्या है, ये मैं एक सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। अब इसी चीज को आप अपने बाकी दोनों सब्जेक्ट से भी रिलेट करके ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में निकाल सकते हैं। जैसे नीट में केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में कि केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस हैं और मेंस में केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन। अब ओवरऑल की बात करें तो नीट में जैसे केमिस्ट्री में 45 है, फिजिक्स में 45 हैं और बाकी बायो में मिला के आपके 90 क्वेश्चंस, तो ओवरऑल 180 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये तो क्वेश्चन का पैटर्न है और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको प्रैक्टिस करनी है। तो पहले तो देखिए आपको बहुत कुछ चीजें सीखनी है, तो आपकी फर्स्ट क्लास है तो पहले तो आप ये सीखिए कि आपको पढ़ाई करनी कैसी है, ठीक है। क्योंकि अभी अभी हम टेंथ का भी वो भी हमने एग्जाम दिया नहीं है, 10th का एग्जाम तो हुआ नहीं तुम लोगों का, डायरेक्ट ही आ गए। तो 10th और 9th तक हम ऐसी थ्योरी वाली चीजों की प्रैक्टिस होती है, मतलब हमें पता होता है कि हमें आंसर राइटिंग लिखनी है और आंसर राइटिंग की ही प्रैक्टिस होती है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का, 3 नंबर का, तो आंसर राइटिंग करेंगे। तो अभी वो प्रैक्टिस नहीं करनी, अभी हमको एमसीक्यूज के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, केवल सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस ये सब जो आते हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइम इंक्रीज करना है। तो देखो ओवरऑल अगर नीट के पेपर की बात करें, देखिए नीट के पेपर की अगर आप बात करें तो यहाँ आपके पास कितने हैं, 180 क्वेश्चंस, 45 केमिस्ट्री, 45 केमिस्ट्री या फिजिक्स का लिख देता हूँ, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री एंड 90 बायोलॉजी, जिसमें 45 आपका बॉटनी एंड 45 जूलॉजी, ये है। और साथ में आपको टाइम कितना मिलता है, 3 आवर, मतलब 3 आवर्स मतलब 180 मिनट, 180 मिनट्स। और दूसरी तरफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, क्योंकि कंबाइंड बैच है तो दोनों को ही मैं बता दे रहा हूँ। देखिए मेंस पेपर की अगर आप बात करें तो आपके पास कितने हैं, 25 25 25, यानी 75 क्वेश्चंस। अब इस 25 में 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के एंड 25 मैथ्स के, 25 फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, 25 मैथ्स के। अब देखिए यहाँ भी 75 क्वेश्चन जो होते हैं उसके लिए टाइम कितना मिलता है, 180 मिनट्स मतलब 3 आवर्स। सिमिलर टाइम आपको यहाँ भी मिलेगा 180 मिनट्स, मीनिंग 3 आवर, 3 आवर्स, है ना। तो देखिए अब ये नॉर्मल मेंस का पेपर है, ये आपका नीट का पेपर है। तो देखिए अगर हम बात करें कंपटीशन लेवल की, क्योंकि आप दोनों ही लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं और सब लोग एक ही साथ पढ़ते हैं, मतलब कुछ क्लासेस जैसे अलग रहेंगी, हालांकि नीट और वो अलग अलग ही पढ़ेंगे, बट जैसे एकेडमी जब स्टार्ट होगी, आप लोग एकेडमी आना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नीट और मेंस सारे बच्चे एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं। तो उनमें ये कॉमन परसेप्शन लोगों में या बच्चों में भी ये रहता ही है कि मेंस के बच्चों का ये रहता है कि हमारा हमारा पेपर टफ होता है, नीट का पेपर जो होता है इजी होता है। नीट के बच्चों में भी रहता है कि अरे हमारा पेपर इजी रहता है, इसलिए मेंस के बच्चे ज्यादा वो करते हैं कि उनका पेपर टफ है, टफ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए रेशियो वाइज अगर निकालें तो पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग, अब देखो टाइम अगर दोनों जगह सेम है तो फॉर वन क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँ फॉर वन क्वेश्चन इन नीट कितना टाइम मिल रहा है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है ना। ऑन एवरेज तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, ऑन एवरेज देखिए 180 मिनट्स हैं, 180 क्वेश्चंस हैं। तो अगर 180 मिनट्स 180 क्वेश्चंस हैं तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम है नीट में। और ये क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, ये अभी से, आप पहली क्लास से,
मतलब अभी अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, अब जब आपकी नॉर्मल अब क्लासेस स्टार्ट होंगी, धीरे धीरे आप चीजों को पढ़ेंगे, तो आपको उन पे क्वेश्चंस की ये प्रैक्टिस हमेशा करनी है, ये टाइमर सेटिंग के साथ। मतलब आप टाइम सेट करिए, अपना टाइमर सेट करिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रिपेयर। लाइक यू हैव टू गिव वन क्वेश्चन, फॉर वन क्वेश्चन यू हैव टू गिव 1 मिनट। मतलब यू हैव टू डू द कंटिन्यूअस प्रैक्टिस फॉर दैट। स्टार्टिंग में नहीं आएगा किसी को, स्टार्टिंग में तो आप एक क्वेश्चन में कभी कोई 5 मिनट लेगा, कोई 10 मिनट लेगा, कोई मतलब सबका टाइम अलग अलग होगा। तो आपको इस प्रैक्टिस लेवल पे पहुंचना है, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा फाइनल नीट के पेपर में। सिमिलरली अगर मेंस के रिस्पेक्ट में बात करें, फॉर मेंस वन क्वेश्चन इन मेंस, अब मेंस के लिए देखिए एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिल रहा है, तो 180 मिनट है, 75 क्वेश्चन है, तो कितना आ जाएगा टाइम, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। 2 टाइम से तो ज्यादा ही आएगा, है ना। तो 2 मिनट से तो ज्यादा ही मिलने वाला उनको, 2 पॉइंट समथिंग, 2.3 के अराउंड इतना मिनट्स हम बोल सकते हैं ऑन एवरेज। तो इस लेवल से आप बोल सकते हैं। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, अब अगर आपको भी पेपर बनाने को बोल दिया जाए, मतलब नॉर्मल बच्चों को भी, या ऐसा कुछ नहीं कि जो 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 लोग नीट और मेंस का पेपर सेट कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि एनटीए का वहां से एनटीए के प्रोफेसर उठा के लाए जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल इंसान की भी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर किसी को बोलोगे नीट का पेपर सेट करने को और किसी को मेंस का पेपर, तो नीट का जो पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो इजी लेवल के होंगे। तो लेवल वाइज अगर हम बात करें तो इजी लेवल है क्वेश्चंस का, इजी लेवल क्वेश्चंस। और यहाँ पे थोड़ा सा आपके मॉडरेट या टफ लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। तो ये डिफरेंस होता है क्वेश्चन के लेवल का, लेकिन इससे कंपटीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपका कोई ऐसा परसेप्शन है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों का रहता है, तो वो ये सुन लेते हैं, सुनते हैं कहीं से कि नीट इजी है, इजी है, तो सोचते हैं चलो नीट कर लेते हैं, बिकॉज मेंस थोड़ा टफ है, तो नीट में क्वेश्चन इजी आता है तो नीट करते हैं प्रिपरेशन। जरूरी नहीं है कि किसी को बायो मैथ्स का इंटरेस्ट ही हो, कई लोग तो इसी वजह से आ जाते हैं कि नीट ज्यादा इजी है। तो पेपर में क्वेश्चंस का लेवल आपको इजी मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जहां एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करना है, वहां क्वेश्चन नॉर्मल रखा जाएगा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और थोड़ा बहुत सॉल्व किया और आंसर आ गया, बस ज्यादा टाइम नहीं लगना है, सीधे सीधे क्वेश्चन आपकी बुक से उठ के आएंगे। हाँ, लेकिन अगर मेंस की बात हो रही है, तो मेंस के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम देना है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा, कंसेप्ट बेस्ड होगा, उसमें कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली रखा और आंसर आ गया। तो उसके बेसिस पे हम निकालेंगे, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन लेवल के बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि मेंस का पेपर टफ है। बट कंपटीशन लेवल पे कोई फर्क नहीं है, कंपटीशन लेवल दोनों के लिए सेम है, इवन नीट के लिए और टफ कंपटीशन है, इवन नीट के लिए और टफ कंपटीशन है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो पहले तो आप ये नॉर्मल परसेप्शन निकाल दीजिए कि नीट इजी रहेगा, कंपटीशन आपका उतना है या फिर उससे ज्यादा ही टफ है। तो उसके लिए यही है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है वो आपको पहले दिन से पता होनी चाहिए, कैसे आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो चीजें पढ़ाई जा रही है उनको कैसे रिवाइज करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कैसे ओवरऑल मार्क्स को इंक्रीज करना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं क्लियर रहेगी तो हम कुछ भी पढ़ेंगे, बैठे रहेंगे, और हमको हमको ये लगेगा हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हमने एडमिशन ले लिया, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है, हमने जेई और नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। समझ आ रहा है। तो उसके लिए आपको कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे। अब ये जो पैटर्न मैंने बताया है, इस पैटर्न के लिए जो पढ़ाई आपको करनी है, वो पढ़ाई मैंने एक तो आपको बता ही दी कि डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। जब क्वेश्चंस आपको करने हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, वो जैसे पेपर्स में आते हैं, सिंगल करेक्ट, जैसे मेंस के लिए सिंगल करेक्ट इंटीजर टाइप, नीट वालों को ओनली सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इजी लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और साथ में जो टाइम टेकिंग कम हो, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो। हाँ, तो देखिए अब चलिए बात कर लेते हैं हमारी पढ़ाई की, फिर और भी चीजें वो मैं डिस्कस करता हूँ। देखो दोनों के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो आपको
चीजों को पढ़ना है, चैप्टर तो जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा, साथ में एनसीईआरटी कवर करनी है, दोनों के लिए ये, फॉर नीट एज वेल एज मेंस। एनसीईआरटी आपको कवर करनी है, एनसीईआरटी आपको चीजों को पढ़नी है। नीट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट के लिए तो सीधा सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के आ जाते हैं। मतलब जैसे कोई चैप्टर टीचर आपको पढ़ा रहा है, ये मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करूँ या कोई भी सब्जेक्ट जो आपके हैं, टीचर ने वो चैप्टर आपको पढ़ाया तो उसकी एनसीईआरटी आपको खुद से रीड करनी है, तो एनसीईआरटी तो मस्ट है। और ज्यादा टाइम नहीं लगता एनसीईआरटी में, जब आप यहाँ पे चैप्टर पढ़ना एक बार स्टार्ट करेंगे ना, जब चीजें आप पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी वो पूरा चैप्टर तो आप पढ़ ही चुके हैं, तो एनसीईआरटी से केवल एक बार आपको रिवाइज करनी है, कुछ लाइंस को अंडरलाइन करना है। तो ऐसे कर करके आप आपको वो चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ना है, जो लाइन आपको इंपॉर्टेंट लग रही है वो खत्म करिए। सिमिलर मेंस के बच्चों के लिए भी, मेंस में भी एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, एडवांस की बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि एडवांस में थोड़ा लेवल जो होता है वो टफ हो जाता है, लेकिन मेंस में तो एनसीईआरटी लेवल तक के ही क्वेश्चन रहते हैं। तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है। अब देखो, इसको पढ़ने के साथ साथ किसी भी चैप्टर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है, साथ में उस चैप्टर की बुकलेट, बुकलेट आपको एकेडमी से मिलेगी, वो सॉल्व करनी है, बुकलेट आपको सॉल्व करनी है। साथ में आपको मिलेंगे डीपीपीज, जो डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस होती है, तो डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस हर टॉपिक, ये किसी एक चैप्टर को आप उठा लीजिए, उस चैप्टर के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी उस चैप्टर की पढ़नी है, बुकलेट सॉल्व करनी है, डीपीपीज, और फिर उसके बाद उसकी अगर आप कुछ रेफरेंस बुक वगैरह, जैसे टीचर आपको मेंशन कर देता है इस सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के टीचर ने आपको बता दिया कि आप ये ले लो, ये रेफरेंस बुक ले लो, उसको पढ़ लो या उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये जैसे केमिस्ट्री में वो चैप्टर टू चैप्टर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि जैसे कि पूरा का पूरा, अब जैसे फिजिक्स की अगर बात कर रहे हैं, लाइक फिजिक्स, फिजिक्स में हालांकि सर आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी रेफरेंस बुक के लिए जैसे आप एच सी वर्मा सॉल्व करते हैं, एच सी वर्मा सुना होगा आपने, तो आप डीपीपी सॉल्व करते हैं, आप बुकलेट सॉल्व करते हैं, आप एच सी वर्मा सॉल्व करते हैं। मैथ्स में आप जनरली बुकलेट एंड डीपीपी सॉल्व करते हैं, शायद आपको टीचर आपका सिंगेज वगैरह सॉल्व करने को बोल दे। केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री में भी आप सिंगेज वगैरह बोल दी जाती है, विशाल जोशी है, तो डिफरेंट बुक्स हैं, तो वो रेफरेंस बुक जो भी जो टीचर मेंशन करेगा जिस टॉपिक के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग, वो आप वहां से पढ़ सकते हैं, उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो रीड एंड क्वेश्चन, तो रीड भी करने की उतनी नीड नहीं है, नॉर्मली आपको वहां से क्वेश्चन ही करने हैं, तो इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे क्वेश्चन ही है। रीड करने के लिए आप कर सकते हैं अगर आपको रेफरेंस बुक से पढ़ना है, कुछ चीजें और पढ़नी है नहीं तो, अदरवाइज ओनली क्वेश्चंस। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन करने, यहाँ से क्वेश्चन करने, बुकलेट से क्वेश्चन करने। तो बुकलेट तो आपको मिलेगी हर चैप्टर की एकेडमी से, वो आपको सॉल्व करनी है। डीपीपी टीचर आपका देगा, वो तो टीचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा है, कैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग वो डीपीपीएस डालेगा। बाकी आपकी रेफरेंस बुक, तो इतनी चीजें ही आपको पढ़नी है स्टार्टिंग में। तो अभी अभी से लिए कोई ये परेशान नहीं होगा सर इसके लिए कौन सी बुक खरीदें, उसके लिए कौन सी बुक खरीदें, अभी तो बुक्स वुक्स का कोई काम नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे चीजें पढ़ेंगे, चैप्टर से स्टार्ट होंगे, फिर वो सारी चीजें जब जरूरत होगी तब आपको बताई जाएगी। फिलहाल के लिए अभी कोई परेशान नहीं होगा, क्योंकि पहले सबसे पहले यही इसी के लिए परेशान हो जाते हैं लोग कि अब नया 11th स्टार्ट हो गया है सर, कौन सी बुक खरीदें, क्या करें। अभी उन सब का कोई लोड नहीं है, अभी नॉर्मल चीजें हम पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो हमारे पास है, सफिशिएंट है, पीडीएफ वगैरह उन सब से काम हो जाएगा। जो सॉल्व करना है वो बुकलेट आपको मिली जाएगी, जब आप एडमिशन लिए होंगे तो, या तो मिली गई होगी, आपको मिल जाएगी एकेडमी से, आप बात कर लेंगे तो वो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पढ़नी है, इतना क्लियर हुआ पहले क्या पढ़ना है आपको। और ये सारी चीजें जो आपको सॉल्व करनी है, चाहे बुकलेट सॉल्व करनी हो, चाहे डीपीपी सॉल्व करनी हो, या रेफरेंस बुक आपको पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इन सब को अपने पेपर के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट फिर मैं बोल रहा हूँ, पेपर के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, मतलब आपको कौन सा पेपर देना है उसके अकॉर्डिंग ही, उसको दिमाग में रखते हुए ही प्रिपरेशन करिए। अब जैसे कई बार नीट के बच्चे होते हैं, कुछ कोई चैप्टर पढ़ा और बहुत अच्छा लगा, तो उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने लगते हैं, सर ये बताइए ना सर, ये क्वेश्चन क्या करें, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करने लगते हैं। तो वो क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, उसमें क्या होता है हमारा टाइम वेस्ट होता है बस।
हमको पता है वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्या है, हमको आता है वो टॉपिक, तो हम उस पर क्वेश्चन करते रहते हैं करते रहते हैं। अब जैसे बेसिक मान लो मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट अभी हम पढ़ेंगे, तो मोल कंसेप्ट जैसे केमिस्ट्री में पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट जब स्टार्ट करेंगे, तो मोल कंसेप्ट में क्या होगा कि मोल कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते नाइन्थ वगैरह, नाइन्थ टेंथ क्लास में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट आने लगा, सर मोल कंसेप्ट अच्छा लग रहा है सर, क्वेश्चन बताइए ये वो, तो कोई एडवांस लेवल करने लगे, कोई कुछ करने लगेगा, तो अपने पाथ से डेविएट नहीं होना है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने एग्जाम पे फोकस करिए कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और उसी लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। बाकी ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाएंगे जो होती हैं, आप थोड़ा सा भी इधर उधर डेविएट हुए तो फिर क्या होगा, आपका फालतू का टाइम वेस्ट होगा, और कंपटीशन इतना टफ है कि हम टाइम वेस्ट कर नहीं सकते। ऑलरेडी जैसे हालात हैं वैसे तो आप देख ही रहे हैं, टाइम उसमें वेस्ट होना ही है, क्योंकि प्रॉपर क्लासेस तो है नहीं हमारी ऑफलाइन, तो कभी ये कभी वो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो टाइम तो वैसे ही वेस्ट हो रहा है उतना। और वैसे भी 2 साल बाद आप लोगों को तो एग्जाम देना है, 2 साल बाद तो सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, तो आपके एग्जाम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन उसके लिए पढ़ाई अभी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हम बात करें तो क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करते हो, अब जैसे आपका टेस्ट होता है, टेस्ट पेपर, क्योंकि आपके फर्स्ट क्लासेस है, तो फर्स्ट क्लास में कुछ चीजें बताना इंपॉर्टेंट है। लाइक आपके जो टेस्ट पेपर होते हैं ना, जब आप एकेडमी ज्वाइन करेंगे, अभी टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आपके टेस्ट होंगे चैप्टर वाइज जो भी, तो हर 15 डेज में, हर 2 वीक्स में या 3 वीक्स में टेस्ट होते हैं। तो इस तरीके से टेस्ट अभी से स्टार्ट होंगे। अब देखिए आपका सिलेबस अभी स्टार्ट होगा मई से, फिर लास्ट नेक्स्ट ईयर अक्टूबर नवंबर तक जाता है, अक्टूबर तक मान लीजिए। तो इस तरह ऑलमोस्ट आपके पास कितने, 18 मंथ्स। अगर मैं अभी से मान लूँ कि मान लो मई से स्टार्ट किया, मई से लेके नेक्स्ट ईयर अक्टूबर, अब अगर एग्जैक्ट मई में तो स्टार्ट अभी हुआ नहीं है, तो हमारा अभी जैसे 10 मई तो ऑलरेडी हो चुका है, धीरे धीरे करते तो अक्टूबर से हो सकता है नवंबर या दिसंबर तक चला जाए, तो भी जनरल यहाँ तक हम खत्म करने का ट्राई करते हैं। तो ओवरऑल आपके 18 मंथ्स हो गए, 18 मंथ्स, मतलब ये मई है किसका, 2021 का, एंड दिस अक्टूबर या नवंबर विल बी लाइक 2022। ओके, तो ये 18 मंथ्स हो गए। ये 18 मंथ्स तो हमें कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी है, और उसके बाद फिर हमारे रिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। रिवीजन वगैरह में डेली टेस्ट पेपर्स होना, या 1-2 दिन के गैप में टेस्ट पेपर्स होना, फिर रिवीजन क्लासेस, पेपर डिस्कशन क्लासेस, वो सब चलेंगे। तो देखिए ये 18 मंथ आपको पढ़ना है। अब ऑन एवरेज देखिए, एनालिसिस करिए, फाइंड आउट करिए कि देखो ऑन एवरेज, अगर देखो मैं बोल रहा हूँ कि फॉर आफ्टर ईच 2 वीक्स, आफ्टर ईच 2 वीक्स देयर विल बी टेस्ट। अगर ऐसा है, जो कि यही पैटर्न फॉलो ही होता है, देयर विल बी टेस्ट, हर 2 वीक के बाद आप लोगों का टेस्ट होगा। तो ये बताइए 18 मंथ्स में कितने टेस्ट हो जाएंगे, बताओ। तो टोटल टेस्ट इन 18 मंथ्स, टोटल टेस्ट इन 18 मंथ्स, अगर हम ये 18 मंथ्स पढ़ने वाले हैं, तो इस टोटल 18 मंथ्स में कितने टेस्ट होंगे, अगर हर 2 वीक में एक टेस्ट हो रहा है। जल्दी कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट क्या करना है इसमें, तो सीधा सीधा बताना है। 36 टेस्ट है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब ऑन एवरेज हम बात कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मल कैलकुलेशन ऊपर ऊपर। अब एग्जैक्टली कैलकुलेशन मत करने बैठ जाओ कि सर ये 31 का मंथ है, ये 30 का मंथ है, फेब्रवरी 28 की है, मतलब एक हाइपोथेटिकली हम ऐसा ऑन एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हर 2 वीक के बाद अगर आपका टेस्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली आते हैं 18 मंथ्स में 36 टेस्ट आएंगे। अब ये 36 टेस्ट क्यों बताया मैंने, ये इसलिए बताया है कि देखिए ये जो 36 टेस्ट होने वाले हैं,
इस टेस्ट की अगर आप क्वेश्चंस के क्वेश्चन बैंक बनाए, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी, जब से आपका पहला टेस्ट स्टार्ट होगा। अभी टॉपिक स्टार्ट होगा, फिर 2-3 वीक के बाद टेस्ट स्टार्ट होंगे, तो वो आपके प्रैक्टिस में होना चाहिए। ओके, अब ये देखो, ये 36 टेस्ट जो हो गए, ये तो केवल इन 18 मंथ्स का, मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई के टाइम पे ही बात हो रही है। बाद में तो जो रिवीजन टेस्ट होंगे वो सब तो हो गए। तो अभी ये 36 टेस्ट। अब देखिए आपको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो देखो अब एक पेपर जैसे नीट, नीट के एक पेपर की अगर मैं बात करूं, तो नीट के एक पेपर में अभी हमने डिस्कशन किया 180 क्वेश्चंस, वन पेपर 180 क्वेश्चन। तो अगर हमारे पास 36 पेपर हैं, 36 पेपर्स होने वाले हैं, तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 180 इंटू 36, 180 इंटू 36 कितना हो जाएगा? 180 इंटू 36 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। सिमिलरली मेंस, वन पेपर 25 क्वेश्चंस, तो 36 पेपर 25 इंटू 36, देखो ये तो आपका आ जाएगा 6480 इतने क्वेश्चंस। सेकेंड वन 900 क्वेश्चंस, तो ये आ जाएगा। अब देखो ये 900 क्वेश्चंस आ गए और उधर 9000, मतलब 6480, तो 6480 से 900 ही आएगा ना, 9000 कहां से आएगा? हाँ, तो अब देखिए मैं ये बात कर रहा हूं कि ओवरऑल क्वेश्चंस का, जहां हमारे पास यहाँ 25 क्वेश्चंस थे एक पेपर में, यहाँ 180 क्वेश्चंस थे, उसके बाद ये 36 पेपर, मतलब ये 18 मंथ के टाइम का हम काउंट कर रहे हैं, जो 18 मंथ का पीरियड में हम पढ़ाई करेंगे और उस पे हमारा जो पेपर्स होंगे। अब देखिए इसके इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आपके पास टोटल कितना आ चुका है, दोनों ही क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि 900 क्वेश्चन एंड 6000 क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस की आपके क्वेश्चन बैंक बन गए, दिस इज द क्वेश्चन बैंक। तो बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के टाइम, जैसे आपने 10th में भी किया होगा, हो सकता है कि डिफरेंट पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक्स वगैरह खरीदते हैं कि ये क्वेश्चन बैंक मिल जाए, वो क्वेश्चन बैंक मिल जाए। मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि आप क्वेश्चन बैंक तो खरीदिए, क्वेश्चन बैंक से बेटर है कि हम प्रीवियस ईयर तो हम खरीदते ही हैं, कि प्रीवियस ईयर जो आती है ना एक बुक, 75 इन मीन्स, अच्छा एक ही सब्जेक्ट का निकाला ये, सॉरी 25 रख दिया ये ओनली फॉर वन सब्जेक्ट। इसको आप ओवरऑल कैलकुलेट कर रहे हैं ना सारे सब्जेक्ट का, यस, तो सारे सब्जेक्ट का ही रखिए, 75 इंटू 36, यस। तो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सारे क्वेश्चन ही कैलकुलेट करिए, ये कितना आ जाएगा 75 इंटू 36, 2700। ओके, हाँ, तो देखिए ये आपकी इतने क्वेश्चंस के क्वेश्चन बैंक बन गए, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन बैंक बन गई, ये क्वेश्चन बैंक बन गई। ये तो वो टेस्ट है जो एकेडमी में होने वाला है। तो मेरा पॉइंट यही है कि अगर आप इन टेस्ट को, जो आपके टेस्ट पेपर होते हैं ना, हम उस पर फोकस ही नहीं करते। ऑब्वियस सी बात है, जो टेस्ट पेपर अभी 1-2 महीने बाद होगा, वो हम 1-1.5 साल, मतलब 18 मंथ जब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वो टेस्ट पेपर मिलेगा भी नहीं किसी के पास। मतलब जो जो जनरली उतना सीरियस नहीं होता वो उतना केयर नहीं करता, लेकिन जो बच्चे रियली पढ़ने वाले होते हैं वो सारे पेपर्स को कलेक्ट करते हैं। तो खुद का एक क्वेश्चन बैंक, अब यही क्वेश्चन बैंक आपको क्या करना है, यही क्वेश्चन बैंक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है फाइनल, मतलब इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज भी करते रहिए। क्यों? क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप बाहर मार्केट से क्वेश्चन बैंक खरीदोगे भी तो कैसे मिलती है, वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के मिला दिए, किसी दूसरी बुक के क्वेश्चन उठा के मिक्स कर दिए, मतलब ऐसे हर क्वेश्चन छांट छांट के थोड़े कोई बनाता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये आपके टेस्ट के क्वेश्चन है, और टेस्ट में हमेशा अच्छे क्वेश्चन डाले जाते हैं। जब टीचर टेस्ट पेपर बनाएगा तो वो ऐसे नहीं बना देगा, वो सोच के बनाएगा, और वो देखेगा कि हाँ प्रीवियस ईयर में या लास्ट 10 ईयर्स में क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है कि मेंस में आया है या नहीं आया है,
या इस कंसेप्ट का यूज करके मेंस में क्वेश्चन आया है कि नहीं। तो टॉपिक जब आप पढ़ चुके होंगे तो टीचर जब आपको पेपर देगा तो क्या करेगा, उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही टेस्ट में डालेगा। तो टेस्ट के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक पॉइंट तो ये, एक पॉइंट तो इसका ये हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इसका फायदा ये है कि जब भी आप टेस्ट दे के आते हो तो क्वेश्चन पेपर हमेशा क्वेश्चन आपको जनरली याद हो जाते हैं। जैसे नॉर्मल डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन याद नहीं होगा, लेकिन जब हम टेस्ट दे के आते हैं, जैसे आप 9th-10th में भी अगर हम बात करें, 9th-10th में भी आप पेपर दे के आते थे, कोई भी साइंस का पेपर या कोई भी पेपर, तो घर पे आके कोई पूछता था पेरेंट्स की क्या करके आए आज, कैसे क्वेश्चन, तो आप बताते थे ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक से आया था, हम ये करके आए, ये करके आए। तो वो आपकी मेमोरी में स्टोर होता है। तो जब हम टेस्ट देते हैं ना, और टेस्ट अगर आप सीरियसली दे रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ, अब आप चीटिंग करके इधर उधर टाइम पास कर रहे हो तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, फिर तो वो एक क्वेश्चन नहीं याद रहेगा। बट अगर आप सीरियसली कोई टेस्ट पेपर दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो आपको मेमोराइज होने वाले हैं। एक तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला पॉइंट तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं। दूसरा वो क्वेश्चन आपको मेमोराइज भी हो जाएंगे। हाँ, उस दिन एक दो दिन के लिए रहेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमेशा मेमोराइज रहेंगे, इसलिए उन क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करना है ताकि उनको आप बीच बीच में रिवाइज करते रहें कि अच्छा इस टॉपिक से ये पढ़ा था, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था पिछले टेस्ट में, या 2 महीने पहले इस टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो वैसे आप अगर चीजों को, उन क्वेश्चंस को मेमोराइज कर रहे हैं ना, तो ये बहुत फायदा देने वाला है आपको, क्योंकि जब आप फाइनल एग्जाम में बैठेंगे ना तो इसी क्वेश्चन बैंक से आपका पेपर बनेगा। अब इसी क्वेश्चन बैंक का मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जो आपके नीट में 180 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी से आ जाएंगे, या मेंस में आने वाले जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली इसी से मैच करेंगे। डेटा उसका चेंज हो सकता है लेकिन कंसेप्ट उसी से मैच करेंगे, ये गारंटी है। डेटा मतलब कि आपकी वैल्यूज कुछ और उठा के रख सकता है, वैल्यूज अलग अलग डाल सकता है, लेकिन जो उसमें कंसेप्ट यूज होने वाला है वो सेम है। तो अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप वैल्यूज कुछ भी डालें, आप तुरंत उसको, मतलब ऐसा समझ लो सिंपल टर्म्स में कि जैसे फॉर्मूला, अब आपने फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है 5 + 10 का होल स्क्वायर, और फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 10 + 15 का होल स्क्वायर, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, फॉर्मूला ही तो लगाना है, चाहे कुछ भी वैल्यू डाल के दे दे वो, हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही है। तो बस वही चीज है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, तो फिर आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, वो इन्हीं क्वेश्चन में से फंस जाएगा। और ये मैंने बताया है आपको सिर्फ 18 मंथ का, मतलब विद स्टडी, जब आप स्टडी कर रहे हैं तब की बात है ये। जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा तब से लेके फाइनल एग्जाम तक फिर तो हर 2-3 दिन में पेपर होते हैं। उन क्वेश्चंस को तो मैं यहाँ ऐड ही नहीं कर रहा हूँ। वो और वो बाकी जो जैसे डिफरेंट कोचिंग्स हैं, जो टॉप की कोचिंग्स हैं, टॉप की कोचिंग्स आपको पता ही होगा, जैसे आपकी रेजोनेंस एलएन वगैरह जो भी हैं, ये लोग जो टेस्ट पेपर कराते हैं आप उनके पेपर्स को सॉल्व करते हो, जब आपका ये खत्म हो जाता है उनके पेपर्स आप सॉल्व करते हैं, और फिर जो टेस्ट यहाँ एकेडमी में होंगे डेली वो पेपर्स आप सॉल्व करेंगे, तो एक ह्यूज क्वेश्चन बैंक आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। बट उसके साथ साथ इन क्वेश्चन बैंक, इन क्वेश्चंस का भी अगर आप क्वेश्चन बैंक ऐसा प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं तो इसका फायदा यही मैं बता रहा हूँ आपको कि एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और दूसरा ये कि ये आपको याद रहने वाले हैं, तो दोनों जगह से आपको ये फायदा देंगे। तो अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करके क्वेश्चन बैंक बना के रख रहे हैं तो इनका आपको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें हम करते नहीं है, ये सब चीज हम छोड़ देते हैं। टेस्ट पेपर 2 महीने बाद पूछो तो किसी के पास होता है नहीं कि 2 महीने पहले कौन सा पेपर हुआ था, याद ही नहीं, क्या क्वेश्चन था नहीं याद है। तो वो सब में हम लोग लैग करते हैं, इसलिए फिर चीजें हमसे छूटती हैं। अब बुक का तो आप सॉल्व करोगे, आप बुकलेट सॉल्व करोगे, आप डीपीपी सॉल्व करोगे, आप चैप्टर्स को दूसरे बुक से सॉल्व करोगे, बट वो सारे क्वेश्चन आपको डेली थोड़े याद रहेंगे जो आप पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, आज किया सॉल्व, फिर एक हफ्ते बाद नहीं याद है कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, बस क्या ज्यादा उसका फॉर्मूला कंसेप्ट याद रहेगा। लेकिन उसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो चीजें आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो इसलिए इसको एनालाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो एक क्वेश्चन बैंक की तरह आपके लिए काम करेगा। तो ये अभी से आपको समझना है, ये अभी से आपका टेस्ट स्टार्ट होंगे जब, तो अभी से आपको ये प्रैक्टिस में लाना है, क्योंकि आप लेट, जितना लेट प्रैक्टिस में लाएंगे उतना आपके लिए वो बेटर नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक चीज। अब दूसरा चीज ये कि जो पेपर आपका होगा उसमें देखिए, अब पेपर, जो पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर के क्वेश्चंस का क्या करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब जो पेपर्स आपके होते हैं उस पेपर्स के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखो जैसे आप पेपर दे के आए,
अब होता ये है कि जैसे अभी तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी पेपर स्टार्ट होगा तो कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे, कुछ के अच्छे नहीं आएंगे, है ना। तो क्यों, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब जिनका अच्छा नहीं आ रहा है वो पढ़ने वाले नहीं, मतलब कोई उस प्रैक्टिस में नहीं है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तो यही होता है। अभी एग्जैक्ट हमको पता चलता है 2-3 महीने के बाद, जब सारे बच्चे इस फेज में आ जाते हैं। अभी तो आप लोग एकदम 9th-10th वाले फेज में हैं। तो अभी तो आपको जब 12-12 घंटे 10-10 घंटे बैठ के स्टडीज करनी है, वो फेज तो आपके दिमाग में है ही नहीं कहीं से। तो आपने 10th में भी आई डोंट थिंक कि कोई 12-12 या 13-13 घंटे इतना बैठ बैठ के आप लोग पढ़ाई किए होंगे। तो इतना आपको स्टडीज करनी है, मतलब अगर मैं इनमें क्लासेस भी इंक्लूड कर लूँ तो आप और इंक्रीज ही कर लो कि 15-14 आवर्स पहुंच जाएगा। तो इतना आपको पढ़ाई करना है, लेकिन ये फेज अभी है नहीं ला सकता। मैं आज बोलूं कि आज आप सबको कल से बैठ के, अभी एकेडमी ज्वाइन हो गई है, कल से सबको 12-12 घंटे बैठ के पढ़ना है। सुबह 8 से लेके रात के 8 तक कंटिन्यूसली पढ़ना है, बीच में 1-2 घंटे के गैप के साथ, फिर उसके बाद रात को पढ़ना है। तो वो अभी नहीं हो सकता, और किसी का नहीं हो सकता, आपका ही नहीं, किसी का नहीं हो सकता। बट ये प्रैक्टिस ये हमको लाना ही है, तभी हम एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ये कंपटीशन ही ऐसा है। तो उसके लिए क्या होगा, अभी ऑलमोस्ट 1-2 मंथ लग जाते हैं। तो उतने में हम ये चीजों को सीख जाते हैं, हम बैठना सीख जाते हैं, टाइम देना सीख जाते हैं, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। मतलब वही है कि एक हैबिट लग जाती है। जब आपकी हैबिट हो जाएगी तो अब देखिए आपको करना क्या है। अब मार्क्स को आपको कैसे इंक्रीज करना है। तो आप पढ़ाई पढ़ाई की, आपने आपने टेस्ट दिया। अब जो आपका टेस्ट हुआ, इस टेस्ट को हर टेस्ट के बाद आपको ऐसे सेपरेट आउट करना है, ये खुद के एनालिसिस के लिए। टेस्ट एनालिसिस, देखो टेस्ट एनालिसिस में क्या करना है। आपका टेस्ट हुआ, अब पेपर को आप डिवाइड करिए कि पेपर में कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, कितने क्वेश्चन हार्ड थे। ये हर पेपर में होता है, हर एक पेपर में, दुनिया का कोई भी पेपर हो, जब भी पेपर सेट किया जाता है, जो भी सेट करता है वो हमेशा इन तीनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही पेपर डालता है। ऐसा नहीं कि केवल हार्ड क्वेश्चन भर दिया, केवल मॉडरेट भर दिया, इजी भर दिया। तीनों टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ पेपर। अब एडवांस में आपको नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन एडवांस में भी एडवांस के अकॉर्डिंग ये 3 स्टेजेस होंगी। एडवांस के अकॉर्डिंग ये 3 पार्ट होंगे, इजी मॉडरेट हार्ड। वैसे नीट के पेपर में ये 3 पार्ट होंगे, इजी मॉडरेट हार्ड, नीट के अकॉर्डिंग, कि नीट में जिस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए उसके अकॉर्डिंग। मेंस में बात करें, मेंस में जिस तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए उसके अकॉर्डिंग 3 पार्ट होगा, इजी मॉडरेट एंड हार्ड। तो आप इसको सेपरेट करो। फिर इजी वो कि वो क्वेश्चन होंगे जो आपके हो गए होंगे, मतलब सॉल्व क्वेश्चन इजी होंगे, तभी तो आप उसको इजी बोलोगे, क्योंकि वो तो सॉल्व क्वेश्चन है। मतलब हो सकता है वो ना भी सॉल्व हो, आपको बाद में लगे अरे ये तो इजी था, सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन मान के चल रहा हूं मैं सॉल्व क्वेश्चन है। मॉडरेट में कुछ सॉल्व कुछ अनसॉल्व, मतलब सम क्वेश्चन सॉल्व, सम सॉल्व एंड सम अनसॉल्व। ये टेस्ट के बाद है, मतलब आप टेस्ट दे के आए और आप उसकी एनालिसिस कर रहे हैं घर पे बैठ के। फिर हार्ड में भी ऐसे ही है, कुछ सॉल्व या कुछ सॉल्व, या फिर मैं लिख देता हूँ अनसॉल्व। ये कुछ भी हो सकता है रेशियो, ये सबका अलग अलग होगा इंडिविजुअली। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सबको खुद से करना है। ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी खुद के लिए करने की। तो पेपर आया, पेपर दे के आए आप, पेपर को आपने ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और फिर आप ये देख रहे हैं कि इनमें से कितना मेरे से हो गया, कितना नहीं हुआ। अब जो नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, जो हार्ड था तो हार्ड क्यों था, क्या वो मैंने पढ़ाई नहीं की थी, या वो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, या कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना। तो वो कई फैक्टर्स हो सकते हैं, एक फैक्टर नहीं, हजारों फैक्टर्स हो सकते हैं। तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, या आपने उस पर टाइम नहीं दिया, या पेपर में आप टाइम मैनेजमेंट आपका रॉन्ग हो गया, आप सही से टाइम नहीं मैनेज कर पाए तो पेपर छूट गया। ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये सब जब आप करते हैं ना, तो इससे फायदा ये होता है कि आपको ये समझ में आता है कि आप लैग कहाँ कर रहे हो। लाइक आपको ये समझ में आएगा, अच्छा ये क्वेश्चन हार्ड थे, मान लो आपने यहाँ पे इजी के 10 क्वेश्चन किए। जैसे मैं नीट की बात कर लूँ, कि नीट में मान लो आपने यहाँ 10 क्वेश्चन किए। अब हम एक सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ओवरऑल 45, मतलब केमिस्ट्री में जैसे 45 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन इजी थे, मान लेते 15 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, और बाकी बचे हुए जो 20 क्वेश्चन है वो हार्ड लेवल के थे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया कि आपने ये पेपर को सेपरेट किया। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये 20 क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए, तो ये किस टॉपिक से थे, क्यों नहीं हुए,
क्या फैक्टर है वो आप ही को पता होगा, और वो हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको खुद करना है, टीचर आके आपको बार बार नहीं करेगा। तो ये आपको अगर क्वालिफाई करना है, एक कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तो ये आपकी हैबिट में आना चाहिए। ये आपको सीखना बहुत जरूरी है अगर आप नीट या मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं, कि आपको टेस्ट एनालिसिस आना चाहिए। इससे फायदा ये है, बहुत फायदा है इसका। अदरवाइज कोई आप कितना भी टेस्ट दे लो, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं या बेकार हैं। तो फायदा ये है इसका कि अब देखो, जैसे 20 क्वेश्चन हुए, 20 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, तो अब आप देखोगे कि अच्छा मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ है, ये टॉपिक कवर नहीं था, या टॉपिक मेरा ये वाला टॉपिक वीक है जहां से क्वेश्चन आए, तो आप उस टॉपिक पे फोकस करोगे। या आपका टाइम मैनेजमेंट अगर बेकार था तो आप टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करोगे। या फिर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंसेप्ट से रिलेटेड डाउट है, तो वो आप क्लियर करोगे टीचर के पास। और ये हर एक इंडिविजुअल का अलग होगा। किसी को टाइम मैनेज नहीं हुआ, तो किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो किसी को वो टॉपिक आता ही नहीं है, कोई पढ़ के नहीं गया। तो हजार चीजें हो सकती हैं, इसलिए हर एक बंदे का अलग अलग प्रॉब्लम होगा। हर एक बंदे का अलग प्रॉब्लम होगा, और अगर आपको अपना वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं, तो आपको ये फाइंड आउट करना है खुद से, और फिर आप टीचर से डिस्कस करिए। जो भी उस सब्जेक्ट का टीचर है उससे डिस्कस करिए कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सर ये पार्ट मेरा छूट गया इस बार टेस्ट में, इतने क्वेश्चन थे इस टॉपिक से, या सर मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, सर मैं कैसे मार्क्स इंक्रीज करूँ। तब टीचर आपको इंडिविजुअली आपको बताएगा कि आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन क्या है। अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर पूरी क्लास में बताए कि नीट और मेंस कैसे निकलेगा, तो वो तो फिर क्या हो गया, एक रैंडम फॉर्मूला हो गया। टीचर एक नॉर्मल चीज बताएगा जो हर बच्चे को करनी है, और हर बच्चा वही करेगा। अब पूरी क्लास में, जैसे अभी बात कर, अभी देखो तुम्हारी क्लास में 20 लोग, मान लो ऑलमोस्ट 20 लोग प्रेजेंट हैं। तो अब ये जो 20 स्टूडेंट्स हैं अभी, इन सब क्या मार्क्स अलग अलग होगा, और सबकी कुछ ना कुछ इंडिविजुअल अलग अलग प्रॉब्लम होगी। तो आप ये मत वेट करिए कि टीचर बताएगा हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। आप टीचर को खुद जाके बताओ कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है और मुझे इसके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन। क्योंकि जब तक आपकी अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तब तक आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। तो मार्क्स कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको मार्क्स बढ़ाने हैं ओवरऑल। जैसे कई बच्चों का होता है जो स्टार्टिंग में बहुत कम मार्क्स आते हैं, जैसे नीट में 300 के अराउंड आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, लेकिन फिर वो कंटिन्यूसली काम करते हैं इन चीजों पे, अपने टॉपिक्स को, या जहां पे वो लैग कर रहे हैं वहां पे काम कर करके और अपना अच्छा करते हैं, और इस तरीके से फिर वो 500 550 वहां तक पहुंचते हैं। यही चीज मेंस के बच्चों को भी करनी है। सेम चीज सबको ही करनी है, नीट के लिए ही नहीं, नीट मेंस सबको, एडवांस के लिए भी कर रहे हो तो यही करना है आपको। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ज्यादातर अभी हम नए नए आए हैं, तो ये पैटर्न हमको पता नहीं है एडवांस नीट का, तो हम ये चीजों को पे ही रहते हैं। जैसे हम 9 10 में पढ़ाई करते थे, क्लास गए, पूरी क्लास को जो टॉपिक पे प्रॉब्लम था, पूरी क्लास खड़ी होके बोल देती है, मैडम सर हमारा ये टॉपिक छूटा है, ये चैप्टर छूटा है, पेपर में ये आने वाला है, क्या इसको रिवाइज करवा दीजिए। वैसी चीजें यहाँ काम नहीं करेंगी। हमको कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तो हर एक का अलग अलग प्रॉब्लम होगा, वो आपको टेस्ट के बाद समझ में आएगा। तो देखो, जैसे अब मैंने बोला कि ये हार्ड क्वेश्चन था, ये हार्ड क्वेश्चन किसी के लिए 20 हो सकता है, किसी के लिए 10 हो सकता है, किसी के लिए 5 हो सकता है, किसी को हो सकता है पेपर में लगे 5 ही क्वेश्चन हार्ड थे, तो वो 5 ही क्वेश्चन को लिखेगा कि अच्छा मेरे 5 क्वेश्चन हार्ड थे, मुझसे सॉल्व नहीं हुए। तो वो इन पे फोकस करेगा और इन पे काम करेगा। तो सब हर एक इंडिविजुअल के लिए ये अलग अलग होगा। तो जब आप इस पे काम करोगे तो आपको ये समझ में आएगा पेपर में कहाँ पे लैग कर रहे हो। और फिर जब आप उस पर काम करना स्टार्ट करोगे, तो टेस्ट टू टेस्ट, जैसे जैसे टेस्ट आगे बढ़ेंगे, फिर आपको मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो ये ग्राफ, आपका ग्राफ ऐसा ही होना चाहिए। मतलब अगर आप, हम एक्स एक्सिस पे ऐसे रिप्रेजेंट करें टेस्ट, कि पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट, फिफ्थ टेस्ट, सिक्स टेस्ट, और इधर हम रिप्रेजेंट करें मार्क्स। वो हम करते हैं ना, जैसे एनालिसिस की, किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं तो ग्राफ बनाते हैं। जैसे अभी कोरोना का हम देख रहे हैं, आप लोग डेली टीवी वगैरह में सुनते होंगे, तो हम ग्राफ से देखते हैं कि कितना कोरोना किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, ग्राफ बनाए जाते हैं। तो जब मान लो आपका स्टार्टिंग में 250 मार्क्स आए, नीट की बात कर रहा हूँ, नीट में मान लो 250 मार्क्स आए आउट ऑफ 720 पहले टेस्ट में, तो बहुत कम मार्क्स है 250, लेकिन इसमें परेशान होने की नीड नहीं है। अगर आप ये एनालिसिस कर रहे हो कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको फोकस करना है, कहाँ पे आपको काम करना है, तो फिर देखेंगे आपके धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका हर टेस्ट के साथ मार्क्स इंक्रीज होगा और ऐसा ग्राफ बनेगा।
और ये 6 ऐसे करते करते जब आप 10th टेस्ट तक जाओगे ना, ये टेस्ट जब आपका 10वां 12वां टेस्ट होगा, तब आप देखेंगे कि आपके मार्क्स इंक्रीज होकर 250 से 400 तक पहुंच गए। क्योंकि हर टेस्ट में कुछ नहीं करना है, बस आपको 10 से 20 मार्क्स बढ़ाने। तो पहले टेस्ट में 250 आए, तो दूसरे में 270 आएगा, तो तीसरे में 290 आएगा, चौथे टेस्ट में 310 आएगा। तो मार्क्स ये कम ही है, ये कम मार्क्स है, ये कोई अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अपना ग्रोथ कर रहे हो, तुम इंक्रीज कर रहे हो कंटिन्यूसली। तो हम भी ये ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा बच्चा टेस्ट में कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो कैसा हार्डवर्क कर रहा है, कैसे कंटिन्यूसली मार्क्स इंक्रीज कर रहा है। तो कोई कई कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पहले टेस्ट में मतलब कभी 500 लाएगा, तो कभी 550 लाएगा, तो कभी 300 लाएगा। उस बच्चे पे फोकस करने के बजाय ऐसे बच्चों पे फोकस किया जाता है जो कंटिन्यूसली ऐसा इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है ये बच्चा रिजल्ट ला सकता है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ की हर टेस्ट के बाद ऐसे छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि इस बार मेरे 250 आए तो अगली बार 270। 250 से 270 जाना टफ थोड़ी है, 20 नंबर तो बढ़ाना है। 20 नंबर का मतलब 5 क्वेश्चन। अब चाहे 2 क्वेश्चन फिजिक्स में सही कर लो, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में सही कर लो, 1 क्वेश्चन बायो में सही कर लो, तो 5 क्वेश्चन हर टेस्ट में है, मतलब 15 दिन का गैप है आपके पास, और 5 क्वेश्चन और आपको सही करने हैं हर टेस्ट के रिस्पेक्ट में। आप ये अभी से फिक्स कर लो दिमाग में कि जैसे जैसे टेस्ट होगा, जो भी पहला टेस्ट होगा, दूसरा टेस्ट होगा, जितने भी मार्क्स आए, हर टेस्ट के बाद मुझे अपने 20 20 30 30 मार्क्स इंक्रीज करने हैं। 10 मार्क्स 20 मार्क्स कुछ भी टारगेट, छोटे छोटे टारगेट। ऐसा मत रख लो कि इस बार मेरे 250 आए हैं तो अगली पेपर में मैं 400 लेके आऊंगा, ऐसा मत करो। 250 है तो टारगेट 300 ही रखो, बट ये जरूर फोकस करो कि हर बार मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए। तो इससे तुमको भी कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस ही चाहिए एग्जाम में। जब आप फाइनल पेपर देने के लिए बैठेंगे एग्जाम में 2 साल बाद, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा। अगर ये कॉन्फिडेंस है तो एग्जाम निकल गया, और अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं आया लास्ट मोमेंट तक कि एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं, या मेरे से नहीं होगा, तो फिर आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, वो आपको काम नहीं आने वाला। अब बाकी लोगों का जैसा रहता है, कोई अभी इस टेस्ट में 500 लेके आया ऐसा, तो फिर कभी 300, कभी 400, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, ऐसे ऐसे ग्राफ उनका वेरी करता है। तो ऐसे ग्राफ से उनको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब तुम अपने टेस्ट देखोगे, तुमको लगेगा यार कभी तो मेरे 550 मार्क्स आ जाते हैं, तो कभी मेरे यहाँ 250 आ जाते हैं, तो कभी मेरा 300 आता है, तो ऐसा वेरिएशन मेरा चलता रहता है। तो इससे आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि सर मेरे मार्क्स कभी अच्छे आते हैं, सर कभी गंदे आते हैं, सर मैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, सर क्या होगा। तो ये जो आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है, जो प्रेशर है, अगर आपको इसको हटाना है, तो आप बस ये रेट फॉलो करो। चाहे मार्क्स आपके कम ही आए, मार्क्स भले कम आ रहे हो, लेकिन अगर आपको ये लगेगा कि मेरा हर टेस्ट में इंक्रीज हो रहा है ना मार्क्स, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि फाइनल एग्जाम में आप सिलेक्शन लेके आएंगे। क्योंकि वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा आपको। आपको ये समझ में आएगा कि मैं हर टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज कर किया है मैंने, तो मैं फाइनल एग्जाम में भी अच्छा कर लूंगा, मेरे मार्क्स अच्छे ही आएंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और यही कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस ही ओवरऑल मैटर करता है जब आप फाइनल एग्जाम में बैठेंगे। ऑब्वियसली नॉलेज मैटर करेगी, तो पढ़ तो उसी ले रहे हैं, अब बिना नॉलेज के कॉन्फिडेंस लेके जाओगे तो किसी काम का थोड़ी है। लेकिन नॉलेज के साथ साथ, मतलब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि नॉलेज पढ़ाई तो करनी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आपका फाइनल एग्जाम अच्छा होगा। अदरवाइज इधर उधर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मतलब एक से एक टॉपर बच्चे जो 100% के हैं, वो बच्चे भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। मैं बता रहा हूँ आपको, आपके सीबीएसई का टॉपर स्टेट टॉपर हो सकता है वो। और ऐसे एग्जाम्पल हैं। तुम अभी पहले पहले बात प्रिपेयर करने जा रहे हो, पिछले 10 साल के रिकॉर्ड उठा के देखो, तो कई ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन उनको हम जानते नहीं है, क्योंकि न्यूज में वो नहीं आते जिनका नहीं होता, न्यूज उनकी आती है जिनका सिलेक्शन हो जाता है। तो न्यूज हमको उनके देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप आसपास किसी को जानते होंगे, तो ऐसे हजारों लोग हैं जो बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो वो कई जगह पे चीजों को, छोटी छोटी चीजों को मिस करते हैं। तो इन चीजों पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये एनालिसिस जो मैंने टेस्ट एनालिसिस बताया, टेस्ट एनालिसिस और ऐसा ग्राफ, ये ग्राफ का वेरिएशन, ये टेस्ट एनालिसिस, ये आपको खुद करनी पड़ेगी।
क्योंकि ये हर एक बच्चे के लिए अलग होगी, तो टीचर इसका कोई कॉमन रूल नहीं बता सकता कि सबको ये करना है, एक साथ सबको बता दिया। हर बच्चे का अपना अलग अलग प्रॉब्लम होगा, किसी को कोई टॉपिक इजी लगेगा, किसी को कोई टॉपिक टफ लगेगा, तो अपने अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही वैसे प्रिपरेशन करनी, ठीक है। तो वैसी ही प्रिपरेशन करनी है और उसके अकॉर्डिंग उसको ही ध्यान में रख के आपको प्रिपेयर करना है। चलो, तो इतनी आज के लिए काफी है, जितनी चीजें बताई याद रहेंगे सबको। एक तो पढ़ाई कैसे करनी है टेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए, बुकलेट वगैरह वो सब तो सॉल्व करने का वो सब तो आगे आएगा, आपको मिल जाएगा, उसका लोड नहीं है। और ये जो टेस्ट के लिए बताया ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, कल से हम कुछ चीजों का रिवीजन स्टार्ट करेंगे पहले। तो कल से तो हम रिवीजन करेंगे, तो टेंथ एनसीईआरटी वगैरह का, मतलब एक बार क्विक रिवीजन, मतलब नोट्स नहीं बनाने, हमको कुछ यहाँ पे लिखना नहीं है, हम चीजों को केवल रिवाइज कर, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई तो उसको नोट भी करेंगे, ऐसा नहीं है जो हमें यूज हो, क्योंकि आप टेंथ एनसीईआरटी को एक बार रिवाइज करने का फायदा ही है, मतलब केमिस्ट्री के चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। आई थिंक 5 चैप्टर्स है केमिस्ट्री के, 5 चैप्टर्स और केमिस्ट्री जो आपकी साइंस की बुक है ना उसमें, तो उसको हम रिवाइज करेंगे। और उसके रिवीजन, क्योंकि वो चैप्टर्स आपको, अब टेस्ट तो आपके फाइनल एग्जाम हुए नहीं, तो पता नहीं किसने कैसे पढ़ा है, याद है कि नहीं, क्योंकि वो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और उनका आगे 11th 12th में यूज होगा, क्योंकि वो कनेक्टेड है चीजें, ऐसे नहीं कि 10th में पढ़ा तो अब छोड़ दिया, 11th में कहीं यूज नहीं है, तो सारी चीजें कनेक्टेड है। जैसे पहला चैप्टर आपका क्या है, आई थिंक केमिकल रिएक्शंस ना, यस, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए होगा। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से हैं तो आई थिंक आपका कोई दूसरा चैप्टर रहा होगा, मे बी शायद पीरियोडिक प्रॉपर्टी, डोंट नो, बट फॉर सीबीएसई स्टूडेंट तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर है, तो कल हम यही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप सबके पास एनसीईआरटी है या कुछ लोगों के पास नहीं होगी, आई थिंक महाराष्ट्र बोर्ड का है कोई, सब कोई है जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है, अगर नहीं है तो अभी बता दीजिए। अच्छा ठीक है, आपके पास नहीं है, और किसी के पास? ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ठीक है, जिसके पास नहीं है तो अभी एक हम डाउट ग्रुप क्रिएट करते हैं, मतलब क्लास खत्म होने के बाद फिर या इवनिंग तक में मैं आप एक डाउट ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे एक डाउट ग्रुप, तो उस पे सब लोग ज्वाइन कर लेना, केमिस्ट्री का डाउट ग्रुप, और फिर उस पर मैं एनसीईआरटी शेयर कर दूंगा पीडीएफ, ठीक है। तो सबके पास आ ही जाएगी, फिर कल वही हम पढ़ेंगे। तो पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा इवनिंग तक में डाउट ग्रुप क्रिएट करके, तो सब लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर कल हम ये पहले चैप्टर का रिवीजन करेंगे। एनसीईआरटी के सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही वही पैटर्न फॉलो करते हैं एनसीईआरटी का। ये चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड में भी रहा होगा, लेकिन पहला चैप्टर था या नहीं वो मुझे याद नहीं। तो 5 चैप्टर थे, तो हम उनको नॉर्मली, मतलब जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करेंगे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो 11th 12th में आगे यूज होंगी, कौन सी चीजें आपको रिवाइज करके रखनी है। ओके, चलो फिर बेस्ट ऑफ लक एकेडमी में आने के लिए और एग्जाम के लिए। एकेडमी में आने का इन द सेंस कि एकेडमी में आके पढ़ाई करने के लिए, जो आप नीट है उसकी पढ़ाई के लिए आए उसके लिए बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ, एकेडमी में आने के लिए नहीं, क्योंकि डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन है, आपके 2 साल जाने वाले हैं, फिर कोई सेलेक्ट होगा कोई नहीं होगा, दैट्स अ बिटर ट्रूथ, बट दैट इज ट्रूथ, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई होगा कोई नहीं होगा, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम चीज़ों को छोड़ दें। तो अगर आप डिसाइड करके आए कि आपको नीट या मेंस प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए प्रॉपरली हार्ड वर्क स्टार्ट करिए, एकदम फोकस होके काम करिए, है ना। जब हम करने ही आए हैं तो फिर क्यों, फिर करते हैं अच्छे से। अदरवाइज हम और भी ऑप्शन से हम कर सकते थे, 11th 12th आराम से नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते थे, बट अगर लिया है एडमिशन, सोचा है कि नहीं यही करना है, तो फिर अच्छे से करो, ठीक है। चलो बाय, कल मिलते हैं।